हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और रेगुलर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं बड़े भाई साहब पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर आपने इस पार्ट की अभी तक एक्सप्लेनेशन इजी व्याख्या नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पर जाइए और चेकआउट कीजिए इसकी इजी एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ भी लेना है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा सिंह। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और इस पूरा साल आपकी हिंदी की साथी। मैं बनी रहूंगी आपके साथ इस पूरा एकेडमिक ईयर। आपकी मदद करूंगी हिंदी को डिकोड करने में। तो चलिए देर किस बात की है, फिर शुरू करते हैं आज का अपना पाठ, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। अगर आप भूल चुके हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट देकर मैं इसको आपके लिए इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको बता देती हूँ। होता क्या है कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई यानी कि लेखक को हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। यही सब इस कहानी में होता है कि जैसे हमारे घरों में भी मोस्टली होता है कि हमारे जो बड़े भाई या बड़ी बहन है वो हमेशा हमें इसी बात को लेकर डांटते हैं, या उनकी डांट के पीछे जो होता है वो जो उनका प्रोत्साहन होता है। एक्चुअली वो हमें पुश करना चाहते हैं हमेशा पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सब बातें थोड़ी सी इरिटेट भी करती हैं। आई होप, मुझे पता है आपको भी करती होंगी। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारे बड़े भाई बहन, हमारे माता पिता सभी हमारे भले के लिए ही हमें डांटते हैं या फिर हमें पुश करते हैं या बार बार हमें बोलते हैं कि तुम पढ़ो तुम पढ़ो। इसके पीछे उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, हमारी भलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ, बड़े भाई साहब। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक हम यानी कि हमारे लेखक जी, जिनके ऊपर ये कहानी या ये पाठ बेस्ड है, यानी कि छोटे भाई, बड़े भाई साहब के छोटे भाई जिन्होंने ये कहानी या पाठ लिखा है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट किन किन कामों में था। पढ़ने में तो नहीं था ऑब्वियसली। उत्तर है, कथानायक की रुचि खेल कूद, मेलों की सैर, हवा के हल्के हल्के झोंकों, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती, पतंगबाजी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। अर्थात पढ़ाई को छोड़कर हमारे छोटे भाई साहब की रुचि हर एक काम में थी। हमने पाठ इतने अच्छे से पढ़ा है कि अब इन क्वेश्चन आंसर या इन प्रश्न उत्तर को डिकोड करना बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय सबसे पहला सवाल क्या पूछते थे? मतलब जहां भी मिलते थे बड़े भाई साहब, जहां पे भी अपने छोटे भाई को देखते थे, कभी पतंग उड़ाते हुए, कभी गुल्ली डंडा खेलते हुए या कभी वॉलीबॉल खेलते हुए, तो पहला सवाल उनका क्या होता था? उनका सबसे पहला सवाल होता था, कहाँ थे? आखिर तुम कहाँ थे? तुम्हें मैंने बोला था कि तुम पढ़ो, लेकिन तुम कहाँ थे अब तक? तुम क्या गुल्ली डंडा खेल रहे थे पूरे दिन से, या क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे? तो सबसे पहला सवाल बड़े भाई साहब हमेशा अपने भाई से बोलते थे कि तुम कहाँ थे। अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई साहब के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? देखिए, बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब की एज में 5 साल का गैप था, जबकि जो उनकी वास्तविक आयु थी, जो रियल एज थी, वो तो 5 साल के गैप की थी, लेकिन उनकी कक्षा यानी कि क्लासेस के बीच में डिफरेंस ओनली 3 इयर्स का था। वो इसलिए था क्योंकि बड़े भाई साहब निरंतर लगातार हर एक बार अपनी क्लास में फेल हो रहे थे और धीरे धीरे खिसक कर नीचे आ रहे थे। अपने छोटे भाई या छोटा भाई धीरे धीरे खिसक कर ऊपर जा रहा था अपने बड़े भाई साहब की क्लास की तरफ। तो पूछ रहे हैं कि जब दूसरी बार भी छोटे भाई साहब पास हो गए और उनके बड़े भाई फेल हो गए, तो उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो एक्सप्रेशन थे या उनके जो व्यवहार था, उसमें क्या परिवर्तन आए? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई साहब के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वो स्वच्छंद और समझदार हो गए थोड़े से। वो सोचने लगे कि अब पढ़ें या ना पढ़ें, वो पास तो हो ही जाएंगे। वो बड़े भाई साहब की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेलकूद में लगाने लगे। अर्थात जो हमारे कवि महोदय, जो हमारे लेखक जी हैं, जिन्होंने ये कहानी लिखी है छोटे भाई, वो सोचते थे कि बड़े भाई साहब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी लगातार अपनी कक्षा में फेल हो रहे हैं, और मैं जो एक सिंपल सा टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं पास हो रहा हूँ, पास तो हो ही रहा हूँ, साथ ही साथ अपने कक्षा में जो है अव्वल नंबर यानी कि फर्स्ट पोजीशन भी ले रहा हूँ। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी स्टडी को थोड़ा निग्लेक्ट करने लगे और खेल कूद में ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। प्रश्न नंबर 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे और वो कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? ये सब तो आपको पता ही होगा कि
बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे और वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन उनके जो है क्लास में डिफरेंस 3 ही साल का रह गया था, तो वो 9th में थे तो वो 6th में थे। 6 से पास होकर वो 7th में आए, फिर 8th में आए, लेकिन बड़े भाई साहब 9th के 9th में ही रहे। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। देखिए, आपको आपके प्रश्न पत्र में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ होंगे आपके अति लघुत्रात्मक यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चंस, जो आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही देने पड़ेंगे। उसके बाद 25 से 30 शब्दों में यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपको आएगा। छोटे भाई साहब ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाए। देखिए, बड़े भाई साहब के कहने पर छोटे भाई ने अपना टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन टाइम टेबल बनाने के बाद क्योंकि उस टाइम टेबल में उनके खेलने का समय कहीं पे भी निश्चित नहीं था, बड़े भाई साहब ने उन्हें कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाने को कहा था जिसमें खेल का स्थान कहीं नहीं था, जबकि खेल कूद उनको अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय थे। इसीलिए वो अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए। उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि छोटे भाई साहब ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय तो किया, टाइम टेबल भी बनाया जिसमें खेलने कूदने के लिए कोई स्थान नहीं था, पर मैदान की हरियाली, फुटबॉल, वॉलीबॉल की उछल कूद उन्हें आकर्षित कर लेती थी। इसीलिए वो अपना टाइम टेबल पालन नहीं कर पाए, अर्थात अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन जब वो पास हो गए, छोटा भाई जब कक्षा में पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए, तो छोटे भाई साहब थोड़ा सा इतरा गए और वो पूरा दिन सुबह से शाम तक बाहर गुल्ली डंडा खेलते रहे। वो सोचते रहे कि इतना पढ़ने लिखने से आखिर क्या ही फायदा, मेरे बड़े भाई साहब तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी फेल हो रहे हैं। पूरा दिन वो सुबह से शाम तक घर से बाहर रहे, गुल्ली डंडा खेलते रहे। जैसे ही वो शाम को वापस आए, बड़े भाई साहब ने पूछा कि जो है तुम पूरा दिन बाहर क्या कर रहे थे, और जैसे ही छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो क्या प्रतिक्रिया थी। छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने से खूब डांटा, घमंडी बनने से मना किया और आगे बढ़ने की कठिन परीक्षा के लिए तैयारी करने का उन्हें डर भी दिखाया। उनको बोला, बड़े भाई साहब ने बोला कि तुम ये मत सोचो कि तुमने 6ठी कक्षा या 7वीं कक्षा पास कर ली है, जब तुम 9वीं कक्षा में मेरी जगह पर पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, इंग्लिश कितनी मुश्किल है, मैथ्स कितना मुश्किल है, सभी जो है आपके सब्जेक्ट्स यानी कि विषय इतने हार्ड हैं। इस तरह से उन्होंने अपने बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को थोड़ा डर भी दिखाया पढ़ाई का, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। देखिए, बड़े भाई साहब कहने के लिए बड़े भाई साहब थे, लेकिन थे तो वो भी बच्चे ही, 9th क्लास के बच्चे थे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अन्य बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे, खेलने नहीं जाते थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपनी इच्छाएं जो हैं वो अपने दिल में दबानी पड़ती थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते चाहते थे कि वो जो कुछ भी करें छोटे भाई के लिए एक उदाहरण बने। वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे अपने छोटे भाई के लिए, इसीलिए वे स्वयं अनुशासित होकर छोटे भाई को भी अनुशासन में रखना चाहते थे। इसीलिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। अर्थात बड़े भाई साहब सोचते थे कि अगर मैं खेलने कूदने जाऊंगा बाहर, अपने छोटे भाई की तरह पतंग उड़ाऊंगा, दोस्तों के साथ तफरी करूंगा, तो मेरे छोटे भाई पर गलत जो है इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए वो हमेशा अपनी मन की भावनाओं को दबा लेते थे और हमेशा पढ़ाई में लगे रहते थे। हालांकि ये गलत है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलिए, आप डेफिनेटली कुछ भी लूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो खेल कूद है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई। लेकिन खेलने का समय निश्चित होना चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। प्रश्न नंबर 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को दिन रात पढ़ने और खेल कूद से दूर रहने की, उसमें टाइम वेस्ट ना करने की सलाह देते थे। वो बड़े होने के कारण उसे सही रास्ते पर चलाना अपना कर्तव्य समझते थे। प्रश्न नंबर 5 है, छोटे भाई साहब ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। ठीक है, छोटे भाई साहब जो थे, जब बड़े भाई साहब का थोड़ा सा नरम व्यवहार हो गया था, वो फेल हो गए 1-2 बार और उन्हें लगा कि मैं अपने भाई को किस तरह से मुंह दिखाऊं, मैं खुद ही फेल हो जाऊंगा या किस तरह से उसको और मोटिवेट करूं।
उसको डांटने का अधिकार मैं कहाँ से लाऊं। तो जब वो थोड़ा सा नरम पड़ गए तो छोटे भाई ने उसका क्या फ़ायदा उठाया, छोटे भाई साहब ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाया। उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई, अर्थात स्वच्छंदता मतलब और ज़्यादा वो बाहर घूमने फिरने लगे, क्योंकि उन पर रोक टोक लगाने वाला कोई ना रहा। उसने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना कम कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि वो बिना पढ़े भी पास हो जाएगा, इसीलिए वो अपना अधिक समय पतंगबाजी और खेल कूद में, यानी कि अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में, पतंग लूटने में और खेलने कूदने में बिताने लगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। अपने तरफ से सोचकर आपको ये लिखना है कि अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई को नहीं डांटते, इतना डांट फटकार ना लगाते, उस पर रोक टोक ना रखते, तो क्या वो पास होता? ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय आप अपने आप को उस स्थान पर रख कर देख सकते हैं कि अगर आपके पास, आपके घर में आपके बड़े भाई बहन या माता पिता हैं और आपको लगता है कि उनकी डांट फटकार कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में मुझे सहायता कर रही है, तो ऑब्वियसली आप इस जो प्रश्न का उत्तर है बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। मेरे विचार में इस तरह से ये उत्तर हमेशा शुरू करिएगा। मेरे विचार में यदि बड़े भाई साहब की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वो कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता। बड़े भाई की नसीहत और डांट का उस पर अप्रत्यक्ष यानी कि जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता। उसकी डांट ने छोटे भाई की चंचलता पर नियंत्रण रखा और उसे पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया। इसी कारण वो कक्षा में प्रथम आता था। नेक्स्ट है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़रूर आते हैं जो है आपके प्रश्न पत्र में। एक या दो तो प्रश्न इस तरह का होगा कि आपके विचार से आप इस वाक्य को या आप दिए गए प्रश्न को किस तरह से देखते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अर्थात जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इस पाठ में लेखक ने जिस शिक्षा प्रणाली, रटंत शिक्षा प्रणाली पर जो व्यंग किया है, क्या आप भी उससे सहमत हैं? देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इस पाठ में लेखक ने रटंत शिक्षा प्रणाली के केवल किताबी ज्ञान या परीक्षा केंद्रित पढ़ाई पर व्यंग किया है। लेखक का मानना है केवल याद करके पास होना वास्तविक शिक्षा नहीं है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान, समझ और व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, ना कि केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना। ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी शिक्षा या परीक्षा प्रणाली का जो है उनका जो होना चाहिए मोटिव, वो होना चाहिए बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, ना कि केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ आती है अनुभव से, यानी कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। केवल पुस्तकें पढ़ लेने से मनुष्य समझदार नहीं होता। संसार को देखकर, बाहर निकलकर, लोगों के व्यवहार को समझकर और बड़ों के अनुभव से सीखकर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभवजन्य ज्ञान ही मनुष्य को सही निर्णय लेने और जीवन में सफल बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही बात है, बड़े भाई साहब का सोचना बिल्कुल सही था कि केवल रटने से हमें जो है जीवन की सच्चाई या जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जीवन का असली ज्ञान हमें प्राप्त होता है जब हम बाहर असली दुनिया में निकलते हैं, जब हमें बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, जब हम अपने बड़ों की दी गई सीखों से कुछ सीखते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं, तब हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 4 है, छोटे भाई साहब के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई, या अपने बड़े भाई साहब के प्रति रिस्पेक्ट क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि वो इतने डांट फटकार करते थे, अपने छोटे भाई को डांटते रहते थे, उन पर हमेशा एलिगेशंस लगाते रहते थे, यहाँ मत जाओ, खेलो मत, पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ। फिर भी छोटा भाई उन्हें क्यों रिस्पेक्ट करता था? इसके कुछ कारण थे, वो इस तरह से हैं। खेल कूद में समय ना गवाकर बड़े भाई साहब उन्हें पढ़ने की सलाह देते थे, अभिमान ना करने की सलाह देते थे। वो बोलते थे कि हमेशा हम्बल रहो, भले तुम कक्षा में प्रथम आ रहे हो, तुम हमेशा पास हो रहे, फिर भी तुम्हें हम्बल रहना चाहिए। अपनी बात मानने की सलाह देते थे। वो अपनी बात मानने की सलाह इसलिए देते थे कि उनके छोटे भाई का हाल भी उन्हीं के जैसा ना हो जाए। वे बड़ा होने के कारण ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन्हीं बातों को लेकर छोटे भाई अपने बड़े भाई साहब को जो है रिस्पेक्ट देते थे या उनके प्रति श्रद्धा रखते थे।
नंबर 5 प्रश्न है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। बताइए कि बड़े भाई साहब कैसे थे, उनके कैरेक्टर की कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये आपको यहाँ लिखना है। नंबर 1 है, बड़े भाई साहब बहुत परिश्रमी थे। जी बिल्कुल, बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ाई में लगे रहते थे, खेलने कूदने में जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ठीक है, वे बार बार असफल होने पर भी पढ़ाई में लगते थे। हर बार हर साल अपनी कक्षा में फेल हो जाने के बाद भी वो उतने ही जोश के साथ परिश्रम करते थे। वे उपदेश देने में कुशल थे और छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। ये भी बिल्कुल सच है। वो उपदेश देते थे अपने छोटे भाई को, लेकिन उनका रियल मोटिव था कि अपने छोटे भाई को एक अच्छा इंसान बनाना। अनुशासन प्रिय, सिद्धांतवादी, आत्मसंयमी थे और छोटे भाई के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। यस, बड़े भाई साहब सोचते थे कि अगर मैं भी खेलूंगा, कूदूंगा, पतंग लूटूंगा, आवारागर्दी करूंगा तो अपने छोटे भाई के सामने आखिर क्या आदर्श प्रस्तुत करूंगा। इसीलिए वो हमेशा जो है एक सिद्धांतवादी बच्चा था, ताकि अपने छोटे भाई के सामने एक अच्छा उदाहरण दे सके। वे छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े थे, इसलिए अपने अनुभव का ज्ञान उसे देते रहते थे। जी बिल्कुल सच है, दोनों भाइयों में एज डिफरेंस 5 साल का था। हालांकि बड़े भाई साहब भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, कक्षा 9 में ही थे, लेकिन फिर भी अपनी आयु के, अपनी एज के हिसाब से वो काफ़ी समझदार थे। अपने छोटे भाई को हमेशा मोटिवेट करते थे पढ़ने लिखने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण माना और क्यों? बड़े भाई साहब क्या सोचते थे कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है, जो रट्टाफिकेशन लगाई जाती है, रट्टंत जो शिक्षा प्रणाली हमारी बन चुकी है, बड़े भाई साहब उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके मुताबिक जो हमारे अनुभवों से ज्ञान मिलता है वो ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे लिखेंगे आप इसका उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना था कि केवल किताबों का ज्ञान जीवन की सही समझ नहीं देता, अनुभव से ही बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखता है। घर गृहस्थी चलाने, समस्याओं को समझने और सही निर्णय लेने में अनुभव ही सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें जो वास्तविक ज्ञान है वो जब हम बाहरी दुनिया में निकलते हैं, अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो हमें वहाँ से अनुभव, एक्सपीरियंसेस से अनुभव मिलता है, वही हमारा वास्तविक ज्ञान होता है। हालांकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है, हमारे थॉट्स को विजडम देती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षा देती है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बताइए, पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है? देखिए, बहुत ही आसान सा है। छोटा भाई साहब मानता था कि बड़े भाई साहब को उसे डांटने और समझाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वे उससे बड़े हैं, और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता और सम्मान करता था। इतनी ज़्यादा डांट फटकार सुनने के बाद भी छोटे भाई जो हैं वो कभी भी अपने बड़े भाई साहब को पलटकर जवाब नहीं देता था, हमेशा उनकी बात को ध्यान से सुनता था। हालांकि इरिटेट भी होता था, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण आदर और सम्मान देता था। नंबर 2 है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। जी, बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव कैसे है? वो एज में कम होने के बाद भी 9th क्लास का ही बच्चा है बड़े भाई साहब, कहने में बड़े भाई साहब है लेकिन 9वीं क्लास का ही छात्र है। भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। इसी बात से हमें पता चलता है कि उन्हें जीवन का अच्छा अनुभव था। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई को उनके दादा दादी और हेडमास्टर के उदाहरण देकर समझाया कि जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो मनुष्य को जीवन की समस्याओं का समाधान करना सिखाते हैं, ना कि ये तुम्हारी रटंत प्रणाली, शिक्षा प्रणाली। इससे स्पष्ट होता है कि भाई साहब को जीवन का अच्छा अनुभव था। अगला प्रश्न है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ कि बोलने में वो बड़े भाई साहब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने बड़े हैं, लेकिन वो भी 9वीं कक्षा के एक छात्र ही हैं। उनके भीतर भी एक छोटा बच्चा रहता है। भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि वे उसे पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, क्योंकि उनका मन भी पतंग उड़ाने को करता है। एक दिन जब पतंग ऊपर से गुजरी तो वे स्वयं उछलकर उसकी डोरी पकड़ने दौड़ पड़े। इससे स्पष्ट होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक छोटा सा बच्चा रहता है। अगला प्रश्न है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं? जी हाँ, बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते थे कि केवल परीक्षा पास करना सब कुछ नहीं है, केवल जीवन का अनुभव करना भी जरूरी है। वे उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, बार बार टोकते थे, पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे और अनुशासन में रहने की सलाह देते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वो छोटे भाई साहब का भला चाहते थे। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ।
निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो मतलब आपको एक लाइन दे दी जाएगी, प्रश्न अच्छी तरह से आपको क्लियर नहीं होगा, आपकी पाठ यानी कि पुस्तक में से ही कुछ लाइन उठाकर आपको दे दी जाएगी और आपको उसका मीनिंग लिखना है। यहाँ यही पूछा जा रहा है। देखिए कैसे, पहला प्रश्न है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विस्तार। यह आपके पाठ से ही बड़े भाई साहब द्वारा कही गई एक पंक्ति ली गई है, आपको इसका मीनिंग लिखना है। वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। इस पंक्ति का आशय है कि केवल परीक्षा में पास होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। रटकर परीक्षा पास की जा सकती है लेकिन उसे वास्तविक ज्ञान और समझ नहीं होती। असली शिक्षा वो है जो मनुष्य की बुद्धि, सोच और समझ का विकास करे और उसे जीवन में सही निर्णय लेने के योग्य बनाए। आपको याद होगा कि ये लाइन बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को कही थी अपने माता पिता और अपने जो है हेडमास्टर का एग्जाम्पल देते हुए। नंबर 2 है, फिर भी मैंने जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। इस कथन में छोटे भाई जो है वो अपनी बात बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डांट फटकार खाने के बाद भी मैं खेल कूद के प्रति अपने मोह को कम नहीं कर सका। इस कथन का आशय है कि लेखक को खेल कूद और घूमने फिरने का इतना शौक था कि वो बड़े भाई साहब की डांट फटकार और समझाने के बाद भी खेलों का आकर्षण नहीं छोड़ सके। जिस प्रकार मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी मोह माया से बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक भी खेल कूद से इस तरह बंध चुका था कि इतनी ज्यादा डांट फटकार और रोक टोक के बाद भी वो खेलों के प्रति अपने आकर्षण या लगाव को कम नहीं कर पा रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। याद होगा कि ये पंक्ति बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए बोली थी। देखते हैं इसको कैसे डिकोड करेंगे। इस पंक्ति का आशय है कि जिस तरह किसी मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए एक सॉलिड नींव, एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा और ज्ञान रूपी नींव की बहुत जरूरी है। यदि आधार कमजोर हो, यानी कि अगर हमारा बेस ही कमजोर होगा, तो जीवन रूपी मकान कभी भी स्थिर और सफल नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशवाणी आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। देखने में ये पंक्ति बहुत ही मुश्किल लग रही है, लेकिन ये पंक्ति उस समय की है जब छोटा भाई जो है पतंगबाजी कर रहा था और उसे अचानक से दिखता है कि आसमान में कटी हुई पतंग टूटकर नीचे आ रही है। तो ये पंक्ति उसी बात को दर्शा रही है। इस पंक्ति में लेखक ने कटी हुई पतंग का सुंदर और भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देख रहा था और धीरे धीरे नीचे आई पतंग ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोई आत्मा स्वर्ग से धरती पर उतर रही हो। यहाँ पतंग के प्रति लेखक के आकर्षण और कल्पना शक्ति का चित्रण किया गया है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको बड़े भाई साहब पाठ की एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। मेरे साथ बने रहिए अगले पाठ के लिए और पिछले हुए सभी पाठों के पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।